हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो हम जो प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे मैकेनिक्स में, हमने डेफिनेशन देखी थी स्टैटिक डायनेमिक्स की। और क्या नाम है, क्वांटिटीज़ देखी थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव्ड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, ये सब हमने देखा था, यूनिट्स देखी थी। ठीक है, तो आज जो है हम उसके आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि अगर बात करते हैं कि मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचें होती हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग किस तरीके से हम किस फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे द्रव के साथ कर रहे हैं तब क्या बोलते हैं, या एयर के साथ कर रहे हैं तब क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, फिर भी एक बार देख लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे हम जब जो मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, द्रव में, द्रव पे लगने वाले फोर्सेस और उसके प्रभाव को देखने के लिए, तो वहाँ पे हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। सेम चीज़, लेकिन एक और बात, स्टैटिक्स की बात अगर करेंगे तो यानी कि जो द्रव हमारा है वो रनिंग ना होके फिक्स, मतलब कि क्या नाम है, स्थिर पोजीशन में रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स की, तो वहाँ पे द्रव को क्या रहेगा, वो रन करता हुआ द्रव रहेगा, उस पर जब हम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स हो जाता है। फिर बात करेंगे सेम चीज़ गैस के लिए, तो गैस डायनेमिक्स, दैट मीन्स कि हम जब गैस फ्लो होती है, गैस फ्लो में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स पे किस तरीके से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से फोर्स क्या रिएक्शन, और किस तरीके से हम जो स्टडी करते हैं वो गैस डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। एरोडायनेमिक्स, दैट मीन्स एयर, एयर के बारे में। एरोडायनेमिक्स जो आपके डिज़ाइन के व्हीकल वगैरह होती हैं उसमें कंसीडर किया जाता है, एरोडायनेमिक्स के बेस पे ही व्हीकल की डिज़ाइन करी जाती है। व्हीकल तो छोड़िए, सैटेलाइट वगैरह के भी जो रॉकेट होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, इनकी भी डिज़ाइनिंग एरोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही करी जाती है कि किस तरीके से, किस वेलोसिटी से, कितने कितना एयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, और उसके लिए हमें किस तरीके का जो अपना फ्रंटल एरिया है किस तरीके से डिजाइन करना होगा कि मिनिमम जो एयर जो है, मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स व्हीकल पे हमारे लगा सके, है ना। ये एरोडायनेमिक्स में हम करते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में हम, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने पढ़ेंगे भी, ऊष्मागतिकी में हम जो है किस तरीके से हीट का फ्लो होता है, हीट एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है, किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस रेट पे फ्लो होती है, ये सब चीज़ें हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। और अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि आप पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज़ें हम अप्लाइड मैकेनिक्स में देखते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए, जैसे पिंड या बॉडी क्या होती है। अगर हम किसी पिंड या बॉडी की बात करें, तो कोई भी चीज़ जो एक निश्चित स्थान घेरती है, कोई भी पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है, ठीक है, फिक्स द्रव्यमान व आयतन होता है, तो उसको हम पिंड बोलते हैं। हमारी गैस का जो आयतन होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा रिजिड बॉडी की अगर बात करें, दृढ़ पिंड, तो रिजिड बॉडी की बात करें तो किन्हीं कोई ऐसा पदार्थ जिनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो हमेशा सेम रहे, यानी कि अगर हम मान लीजिए उस पर बल इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिस्टॉर्ट ना हो, उसका शेप बिगड़े ना, है ना, तभी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो एक समान रह पाएगी। अगर शेप बिगड़ गया तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, या अधिक हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिस्टार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका शेप आकार बदल जाएगा, तो वो हमारा रिजिड बॉडी नहीं होगा। रिजिड बॉडी के लिए एक पहली नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही है कि जो हमारी रिजिड बॉडी है उसमें दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो नहीं बदलनी चाहिए, चाहे आप कितना भी फोर्स इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि आपका कॉलम हो गया या आपकी बीम हो गई, गियर हो गया, कितने भी जो आप जनरल लाइफ में देखे होंगे इसके एग्जांपल्स, इनके बीच में क्या होता है कि इनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कण या पार्टिकल। तो अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो पदार्थ का ऐसा भाग जिसकी कोई द्रव्यमान अथवा भार नहीं होता, दैट मीन्स कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप किसी भी स्टडी कोई भी स्टडी करने के लिए उसको आप एज अ क्या नाम है, एज अ एरिया ऑफ स्टडी जो है वो कंसीडर नहीं कर पाएंगे, या एज अ मैटर ऑफ स्टडी आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि ना तो उसका कोई वेट होगा, ना उसकी कोई माप होगी, कुछ नहीं होगा, जस्ट एक पॉइंट के तरीके से होता है जिसके रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पार्टिकल या कण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें मोशन और रेस्ट की, तो अगर कोई वस्तु या कोई भी सामान या कुछ भी है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो विरामावस्था में, दैट मीन रेस्ट में है, तो किसी भी अन्य वस्तु के सापेक्ष उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखिए, जो हमारा ये क्या नाम है, रेस्ट और मोशन है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है बताते हैं। जैसे कि अगर हम आप बैठे हैं, मान लीजिए आप हमारे सामने बैठे हैं, तो रेस्ट पे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप सामने मेरे बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच की जो दूरी है वो बदल नहीं रही है ना, ना आपकी स्थिति बदल रही है, आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट में कहलाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई बाइक सवार जा रहा है, वो आपको देखेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप पीछे की तरफ जाएंगे, उसको उसको लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, या दोनों को, हमें और आपको, दोनों को उसको वो दिखेगा कि हम लोग उससे पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो उसके सापेक्ष में हमारी स्थिति जो है परिवर्तित हो रही है। तो मान लीजिए अगर वो 10 की स्पीड पे जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड भी 10 होगी। इस तरीके से रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। कभी कभी देखिए क्या होता है कि आप ट्रेन पे बैठे रहते हो, दूसरी वाली ट्रेन जा रही होती है, आपको लगता है हमारी ट्रेन चल रही है। क्यों होता है? वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि आप बैठे होते हो, नेक्स्ट ट्रेन चल रही होती है, तो वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जबकि अगर कोई स्टेशन पे आदमी बैठ खड़ा हुआ है, तो उसको पता होता है कौन सी ट्रेन चल रही है, उसको पता होता है कि आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, दूसरी वाली चल रही है। रिलेटिव टर्म्स है। तो अगर हम पोजीशन, रेस्ट और मोशन की बात करें, तो जब हम रेस्ट की बात करते हैं, तो किसी भी जो है पोजीशन या किसी भी वस्तु के सापेक्ष में समय के साथ जो है पोजीशन वो चेंज नहीं होती है, समय के साथ स्थिति हमारी नहीं बदलती है। जबकि अगर हम बात करें मोशन या गति की, गतिक अवस्था में समय के साथ जो है एक दूसरे के सापेक्ष हमारी पोजीशन या स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि गति के कितने पाथ होते हैं, किस तरीके से गति होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली 3 प्रकार की हम देखते हैं गति। एक होता है रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रोटेशनल। अगर हम रेक्टिलिनियर की बात करें, या जिसको सरल रेखीय, ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो पाथ है वो फॉलो किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया जाता है, तो वो हमारी रेक्टिलिनियर या सरल रेखीय गति होती है। जबकि अगर हम किसी कर्व के थ्रू, किसी कर्वेचर के थ्रू, कर्व या आर्क के थ्रू हम मूव कर रहे हैं, जैसे रास्ते पे हम टर्न करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर, है ना, कर्व के अकॉर्डिंग। अगर यही गति हमारी किसी एक बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के चारों तरफ होती है, तो इसको हम रोटेशनल या घूर्ण गति कहते हैं। अब देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारा विस्थापन होता है, ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की जो स्थिति है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। जबकि दूरी जो होती है हमारी, वह जो है अकॉर्डिंग टू
जो पाथ हमने फॉलो किया है उसकी लंबाई के बराबर दूरी होती है। ठीक है। मास की बात करें तो जितना पदार्थ किसी वस्तु में जितने पदार्थ की मात्रा उसके उस वस्तु में होती है, जितना पदार्थ होता है उसी को हम मास बोलते हैं, जिसको जिसका एसआई मात्रक हमारा किलोग्राम है, और अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ग्राम होते हैं, और 10⁶ मिलीग्राम। ठीक है। वेट की बात करें तो जब इसी मास में हम ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मास है वो वेट में बदल जाता है। नेक्स्ट है स्पीड। देखिए स्पीड और वेलोसिटी के पहले एग्जांपल देखते हैं कि हमारी जो दूरी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है और जो विस्थापन है उसमें क्या अंतर, कैसे अंतर होता है। देखिए अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट डी है, तो अगर हम इसकी विस्थापन की बात करेंगे जो कि एक सदिश राशि होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। विस्थापन हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो अगर हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, अब देखिए मान लीजिए ए से डी तक हमको पहुंचना है, हम पहले ए से बी पे गए, फिर बी से सी आए, फिर सी से डी आए। अब अगर मान लीजिए ए से बी की दूरी एल है, बी से सी की एल है और सी से डी की एल है, तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। और जबकि अगर हम बात करेंगे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की तो ए इनिशियल पोजीशन और डी फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है एल, वही इसका विस्थापन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। जैसे कि बात करिए, अगर फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए हमारा यहाँ पे ए है और एंड पॉइंट क्या है, वो बी है, तो अगर हम ए बी देखेंगे, ए टू बी, तो 2R हो गया, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया, 2R हो गया। जबकि जो हमारा दूरी हुआ वो क्या हुआ, पाई आर हुआ, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो देखिए जो आपकी स्पीड होती है ना, वो किस तरीके से पोजीशन हमारी चेंज हो रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो जो होती है वो हमारी चाल कहलाती है। ठीक है। और जो चाल होती है या स्पीड होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। आपको कभी स्पीड बताई जाएगी कि इतने स्पीड से चल रहा है तो आपको डायरेक्शन कतई नहीं दी जाती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिट की तो इसकी क्या होगी, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर या जो हमारा क्या नाम है वेलोसिटी होती है, वेग बराबर दूरी बटा समय। लेकिन अगर वेलोसिटी दी जाएगी तो आपको डायरेक्शन भी उसके साथ में दी जाएगी। अच्छा इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम कहते हैं वेलोसिटी, है ना। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड स्पीड, बट देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन, and if any specific direction has already given, then the rate of change of position is called velocity. If the direction not given, then it called speed. इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो वो स्पीड हो जाएगी। जिस तरीके से समय के साथ हमारी पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम स्पीड बोलेंगे, और अगर हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी हुई है तो समय के साथ जो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर टर्म है, जबकि हमारा स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है। सॉरी।
एक्सीलरेशन, देखिए एक्सीलरेशन जैसा कि आप लोग को पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी किस दर से परिवर्तित हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसमें दो टर्म होता है, एक मंदन होता है, एक त्वरण होता है। त्वरण जो होता है वो पॉजिटिव टर्म होता है और मंदन क्या होता है, निगेटिव टर्म होता है। मान लीजिए हमारी वेलोसिटी अभी 15 थी, आगे चल के अगर वो 25 हो गई तो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन हुआ, बढ़ी वेलोसिटी, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम, है ना, कितने टाइम में वो फाइनल तक पहुंचा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी अधिक है तो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कम हो गई, मान लीजिए 15 थी, फिर बाद में कुछ टाइम बाद जो हमारी 10 हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है या सदिश राशि, तो वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो 4 केजी आटा दीजिए, तो 4 क्या है, परिमाण दर्शाता है ना, और केजी क्या हो गई, यूनिट हो गई। लेकिन डायरेक्शन अगर बात करेंगे कि हमें 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में आना है ना, तो वो जो विस्थापन हुआ उत्तर दिशा में, वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो सदिश राशि जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी राशि के ऊपर एक एरो लगा के हम सदिश राशियों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, कुछ भी है, उसके ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो उसको हम, अब एरो में दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जिसकी तरफ रहता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखिए वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, है ना। जैसे कि त्वरण, एक्सीलरेशन अगर आपको दिया रहेगा तो ये जरूर बताया जाएगा किस किस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव में या निगेटिव में, है ना, होगा, तो वो हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया। ऐसे जो लीनियर मोमेंटम होता है, बल होता है, आघूर्ण होता है, कोणीय संवेग होता है, जितने टर्मोलॉजी हैं ये सब जो है आपकी सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश में क्या होता है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण से ही हमारा काम चलता है। जैसे कि टाइम, टाइम कोई आपको ये बता देगा कि इतने बज रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि दक्षिणावर्त में घूम रही है घड़ी, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज, अदर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम जो है अदिश राशि में रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सब अदिश राशि में हमारी आती हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, देखिए अब टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, तो अगर हम इसकी बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में अगर देखेंगे तो एक होता है पोलर या ध्रुवीय वेक्टर। इसमें क्या होता है, जो मूल बिंदु होता है या आरंभ बिंदु होता है वो फिक्स होता है। ध्रुवीय वेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा इनिशियल पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, वो चयन नहीं होता है। एट द सेम टाइम अगर हम एक्सियल वेक्टर की बात करें तो ये क्या होता है कि जो एक्सियल वेक्टर होते हैं ये जो रोटेशन होता है, घूर्ण गति होती है, रोटेशनल स्पीड होती है, उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। और एक होता है समान वेक्टर, जब दो राशियां पैरेलल होती हैं, ठीक है, समांतर दो सदिश राशियां समांतर होती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब समांतर भी हो
अपोजिट ना हो कि उनकी एरो की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की, तो हमारी इक्विवेलेंट या समान वेक्टर होगा। और अगर एरो की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा विपरीत सदिश होगी या अपोजिट वेक्टर होगा। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर की अगर बात करेंगे, देखिए नेगेटिव में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, सेम परिमाण रहेगा, आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। देखिए एडिशन वगैरह तो अभी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके पहले देखते हैं जो हमने कल क्लास में पढ़ा था उसके आगे क्या क्या है। हम कुछ डिराइव्ड यूनिट पढ़ रहे थे, तो ऑलमोस्ट जो है हमने वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड तक देखा हुआ था, जो कि फोर्स अपान आपका आवेश होता है। तो फोर्स की यूनिट जैसे कि आपको पता है न्यूटन होती है, और इसकी आवेश की यूनिट जो होती है, चार्ज की यूनिट, वो कूलाम होती है। तो यहाँ से टोटल हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सदिश। एक सेकेंड, सदिश सदिश तो अभी हमने पढ़ा हुआ है। इन सब जितने भी आपको ये क्या नाम है डिराइव क्वांटिटीज पढ़ाई जा रही हैं, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार अपनी जो अपनी समझ है वो एक बार आपकी क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे कि अब देखिए नेक्स्ट हमारी है पोटेंशियल या विभव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क अपान चार्ज, आवेश, यानी कि कार्य, अब कार्य बटे आवेश कितना है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं कार्य की हमारी जो यूनिट होती है वो जूल होती है और आवेश की कूलाम होती है। ठीक है, तो जूल पर कूलाम को भी क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, जूल जूल पर कूलाम जितना हमने कार्य किया हुआ है और उस कार्य को करने के लिए हमें कितना आवेश देना पड़ा, कितना जो क्या नाम है चार्ज हमको देना पड़ा, तो उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो जूल जूल पर कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। V क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और I क्या हो गया, करंट हो गया। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, जबकि वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी जो है वो हमारे फ्लूइड में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। और विस्कोसिटी क्या होता है कि जो लिक्विड की सरफेस होती है वो एक दूसरे पे एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। ठीक है, जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं वो एक अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर्स पे क्या करती हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं। ठीक है, तो उसी फ्रिक्शनल फोर्स का जो मेजरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो विस्कस फोर्स की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, म्यू विस्कस फोर्स F इक्वल टू म्यू डी वाई बाई डी यू, ये होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि कितना जो है विस्कस फोर्स विस्कोसिटी की वजह से नेक्स्ट लेयर पे लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फोर्स अपान एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, फोर्स अपान एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम विस्कोसिटी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विस्कस फोर्स इक्वल टू म्यू, जो कि विस्कोसिटी कॉफिशियंट होता है, विस्कस कॉफिशियंट होता है म्यू, इंटू डी यू बाई डी वाई। डी यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी वाई क्या हो गया, एरिया।
तो अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ें जब हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो अपान में चली जाएंगी, है ना। तो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो पर सेकेंड होता है। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट, है ना। तो टोटल जो हमारी यहाँ पे यूनिट बन के आएगी न्यूटन सेकेंड, सेकेंड को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे देखिए सेकेंड को ऊपर भेजेंगे तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है, तो पास्कल सेकेंड। तो यानी कि विस्कोसिटी की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, पास्कल सेकेंड। कैपेसिटेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज अपान पोटेंशियल। अब चार्ज का कूलाम होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से ध्यान में, ठीक है। कि जो फैराडे होता है वो कूलाम पर वोल्ट होता है, ठीक है। तो अभी कैपेसिटेंस की अगर यूनिट हमसे पूछी जाएगी तो डायरेक्ट देखिएगा, कहीं पे भी फैराडे लिखा रहता है, कहीं पे कूलाम पर वोल्ट जनरली आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही इंडक्टेंस की बात करें तो पोटेंशियल अपान रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, किस रेट से जो हमारा चेंज है वो किस रेट पे हमारा जो करंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है वो एम्पियर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, जिसको हेनरी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसी को हम हेनरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा उष्मा, गुप्त उष्मा कब इन्वॉल्व होती है, जब हमारा फेज चेंज होता है। जैसे कि हमारा अगर बर्फ है, बर्फ से जो लिक्विड में बदलता है तो उसका फेज चेंज हो जाता है ना, एक फेज से दूसरे फेज में। दैट मीन्स कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चला आता है। तो जब फेज चेंज होता है वहां पे गुप्त ऊष्मा Q इक्वल टू एम इंटू एल, है ना। एल क्या होती है, उस सब्सटेंस की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम। क्यू क्या है, ऊष्मा, और एम क्या है, द्रव्यमान। अब ऊष्मा की हमको पता है कि कैलोरी होती है, और द्रव्यमान की किलोग्राम। तो कैलोरी पर केजी जो हो जाएगी वो गुप्त ऊष्मा की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो अगर देखा जाए इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा जिसको बोलते हैं, लंबाई में परिवर्तन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। टेम्परेचर की वजह से कितना जो है हमारी लेंथ वो चेंज हुई, तो उसकी अगर बात करें तो क्या होता है कि फाइनल जो कितना, सॉरी, जितना चेंज इन लेंथ आया है अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर इसकी बात करेंगे तो लेंथ की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर, और लंबाई का मात्रक भी हमारा जो है वो इनिशियल लेंथ की भी मात्रक जो है यूनिट होती है वो मीटर ही होती है, जबकि तापांतर की यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस की पावर -1। अब देखिए अगर बात करते हैं कि एक मात्रक को दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई है, तो एसआई में लंबाई की यूनिट होती है हमारी मीटर। अब मैंने बताया था यूजुअली जो है आपका एसआई और एमकेएस ऑलमोस्ट जो है वो मिलते जुलते हैं, और एमकेएस को ही जो है एसआई में बाद में चेंज किया गया था। तो देखिए लंबाई का हमारा एसआई और एमकेएस दोनों में क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस में तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमको एमकेएस या सीजीएस एसआई से सीजीएस में चेंज करना हुआ, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1/100 को ही 10⁻²मीटर लिखा हुआ है। जबकि अगर एक फुट की बात करें, देखिए अब बात करते हैं फुट की, जो आपकी स्केल होती है बड़ी वाली, वो कितनी लेंथ की होती है, अराउंड 1 फुट होती है ना। तो अगर हम बात करते हैं
इंच की, देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। और अगर हम बात करें 1 इंच की, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। तो अगर आप 12 को 2.54 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 3048, है ना, 3048 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 3048 सेंटीमीटर की, ठीक है, यानी कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब अगर मास की बात करें तो मास का आपकी यूनिट जो होती है वो होती है केजी, एसआई, एसआई में, और एमकेएस में भी आपकी केजी होती है, ठीक है, सॉरी। तो केजी केजी मिला के आप देखेंगे, अगर आप सीजीएस में आएंगे तो जैसे कि इसका नाम भी होता है अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये होता है केजी सेकेंड, ठीक है, मीटर केजी सेकेंड, यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, जबकि 1 पाउंड बराबर 0.453 केजी होता है। तो अगर आप एफपीएस में चेंज करेंगे तो 0.453 केजी होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ग्राम में तो 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। तो जब बात करते हैं अगर हम सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा 1 फुट बराबर क्या होता है, 30.48 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 0.3048 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखेंगे, अगर यही चीज़ हम इंच में देखें तो 1 फीट बराबर 12 इंच होगा। अगर 1 इंच की बात करेंगे तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज़ें जो है आपकी हैं, समय की सारी यूनिट जो है, सब में सारे पद्धतियों में समय की यूनिट हम सेकंड को लेके ही चलते हैं। अब देखते हैं कुछ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कन्वर्जन मतलब कि हमारी जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसका किस तरीके से कन्वर्जन हम एक से दूसरे क्या नाम है यूनिट सिस्टम में कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप आपके सिलेबस में भी मेंशन है, डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें एमकेएस में तो हम क्या लिखते हैं, एमकेएस या आपकी एसआई सिस्टम में मास का हमारे पास केजी होता है और वॉल्यूम का मीटर पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो हमारी डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब एमकेएस में होगी। लेकिन अगर यही चीज़ हम सीजीएस में देखेंगे तो ग्राम केजी की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम मान लीजिए चेंज करना चाहें तो देखते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ केजी, है ना। तो 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम की बात करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो, तो 10⁻6। तो जब ये 10⁻6 ऊपर जाएगा और ऑलरेडी 10⁻³ है तो -3 हो जाएगा। तो यानी कि बात करा जाए तो एक 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फोर्स का क्या होता है, फोर्स की हमारी यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। न्यूटन जो होती है वो एमकेएस या एसआई में होती है। अब न्यूटन को हमको पता है कि न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। अब आपको पता है केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10⁻, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप देख रहे हैं
इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आ गया, या 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। इस तरीके से हम जो है फोर्स की यूनिट जो एमकेएस यूनिट है उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो आपकी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप प्रेशर बोलते हो, तो प्रेशर की जनरली यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब न्यूटन की जगह अगर हम सीजीएस में देखें तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है, डाइन होती है। तो डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है, -5 न्यूटन, या 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 10⁵ डाइन अपान मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁴ ऊपर जाएगा तो बचेगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सीजीएस में होता है। ठीक है। तो एक 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/10 या 0.1 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रेशर को भी हम एमकेएस या एसआई सिस्टम से सीजीएस में चेंज कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर वर्क की बात करें तो वर्क की हमारी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जूल को हम न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर भी बोलते हैं जूल को। अब देखिए न्यूटन मीटर को हम अगर कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में तो न्यूटन की जगह हमारा डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। तो टोटल मल्टीप्लाई करिएंगे तो ये 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो यानी कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है। यहाँ पे भी आपकी जो है कुछ क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं जिसको कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि वेग है, वेग का एसआई और एमकेएस दोनों में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम सीजीएस में करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड कर देंगे, और जो मीटर होता है वो बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ जाएगा। अगर हम एफपीएस की बात करेंगे तो जहाँ मीटर हम लेंथ में ले रहे हैं उसकी जगह हम फीट पर सेकेंड ले लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा वही चीज़ 0.34 और 0.3048, 1 फीट बराबर इतने 0.3048 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 0.3048 मीटर पर सेकेंड। संवेग की बात करें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान केजी में, वेग मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड तो आपका एमकेएस और एसआई में हो गया। लेकिन अगर हम सीजीएस में मूव करेंगे तो केजी को हम सेंटीमीटर सॉरी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड 10⁻⁵ केजी मीटर पर सेकंड के बराबर आपका आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बराबर 10⁻⁵ केजी मीटर पर सेकंड। अगर एफपीएस में चेंज करेंगे तो जो हमारा केजी था उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फुट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाउंड, 1 पाउंड फीट पर सेकंड, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 0.138 के आसपास जो है आपकी वैल्यू आएगी। तो ये जो है कुछ कन्वर्जन है जिसको मैंने कार्य का और पावर का आपको बता ही दिया है, प्रेशर का बता दिया है, फोर्स का बता दिया है। तो एक्सीलरेशन का देख लेते हैं, और डेंसिटी का मैं बता चुका हूँ आपको। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो इसकी हमारी जो यूनिट होती है एसआई या एमकेएस, ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे तो ये होती है हमारी यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। तो अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही चीज़ हम चेंज करें एफपीएस में तो यहाँ पे जो लेंथ की यूनिट होती है वो फिट होती है, तो फिट पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
जो कि 1 फीट बराबर क्या होता है 0.3048 मीटर। तो टोटल क्या हो जाएगा कि 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 0.3048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटीज जो है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बस आपको मेन रिलेशन याद होने चाहिए, तो आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा भौतिक राशियां तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो राशियां सदिश राशियां वह राशियां हैं जो जिनके लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ परिमाण या अ, आपको क्या बोलते हैं, हाँ, डायरेक्शन के साथ साथ आपको परिमाण और परिमाण की जरूरत होती है। जबकि अगर बात करें तो अदिश राशियों में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है, हमें कोई अदर से डायरेक्शन की किसी अन्य डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसमें तमाम एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि अब अगर अदिश राशि की बात करेंगे तो समय, टेम्परेचर, मास, फिर पावर, फिर आपका हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सब जो है चीज़ें, सारी क्वांटिटीज जो हैं जिसमें भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो सारी हमारी अदिश राशियों में आती हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वह होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन के क्या नाम है, परिमाण के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और डायरेक्शन डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपका परिमाण, डायरेक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, जो भी राशि होती है उसके ऊपर हम एक एरो लगा के डिनोट करते हैं, जो कि उस राशि की डायरेक्शन को डिनोट करता है या बताता है कि ये हमारी सदिश राशि है ना। मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें इस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी दी हुई है, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि समान इक्वल वेक्टर क्या होते हैं या विपरीत अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। तो कुल मिला के अभी आपको ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है। एक दो टॉपिक जो बचे हुए होंगे सिलेबस में, वो आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे। और कुछ जो है आपको क्या नाम है, कुछ असाइनमेंट फर्स्ट यूनिट पे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको क्या नाम है, रिटर्न असाइनमेंट मुझे या तो व्हाट्सएप या फिर आपको बताया जाएगा, प्लेटफॉर्म बताया जाएगा कि गूगल क्लासरूम वगैरह के थ्रू जो है आपसे वो असाइनमेंट ले लिया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो मैंने पहले भी बोला था कि आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि शाम के टाइम में कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। या आप पर्सनल ग्रुप में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी की भी अगर कोई क्वेरी फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग रहती है। उसके अलावा आपकी फर्स्ट यूनिट में अभी कोई भी टॉपिक जो है वो रिमेन नहीं रह जाती है, तो ऑलमोस्ट आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म मानी जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेरी होगी आपकी और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बतानी है इस यूनिट से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।